हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डेटा अपडेट में। आज हम देखेंगे ईवीएस पेपर 1 के लिए ईवीएस का जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पर जो लोग पहली बार होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, ईवीएस पेपर 1 में पूछा जाता है, 30 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी टेट का, तो जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए 30 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली की क्लासेस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट मिलती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वह हो जाएगा शांत घाटी में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। तो देखिए समझते हैं शांत घाटी जो केरल में स्थित है, अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यह पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझ कर पढ़ते हैं। तो चलते हैं, समझते हैं। ध्रुव तारा पोल स्टार हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, इसलिए इसे उत्तरी तारा कहा जाता है। प्राचीन काल में लोग रात में दिशा का निर्धारण इसी तारे की सहायता से किया करते थे, तो याद रखिएगा। देखिए, आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य हो जाएगा उसको बताना है। तो वह हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। एलपीजी आपका देखिए मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं होता है, तो आपका देखिए गलत हो जाएगा। देखिए, मीथेन का संबंध, मीथेन मुख्य रूप से एनसीजी और प्राकृतिक गैस का घटक होता है, एलपीजी का नहीं होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन से हैं? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैविक तथा अजैविक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं, तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम मुख्य रूप से 2 घटकों से मिलकर बनता है। जैविक घटक, जिसमें सभी जीवित जीव जैसे उत्पाद, पौधे, उपभोक्ता, जंतु, अपघटक, कवक, बैक्टीरिया शामिल होते हैं, तो जैविक घटक में। और देखिए, अजैविक घटक में इसमें निर्जीव तत्व जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी और खनिज शामिल होते हैं। तो जैविक अजैविक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों रेखा गुजरती हैं? तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर मकर और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अफ्रीका एक महाद्वीप ऐसा है जिससे होकर मकर रेखा और भूमध्य रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखिए, समझते हैं। अफ्रीका विश्व का एक ऐसा महाद्वीप होता है जिससे होकर कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा और तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लास ऐसी ही सभी आपको मिलती रहे। और देखिए, आप लोग क्लास शुरू करने से पहले आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिए इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह हो जाएगा डॉक्टर जी टांसले ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर आर्थर जॉर्ज टांसले ने 1935 में किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक होते हैं, एक अजैविक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खास श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो वह हो जाएगा मांसाहारी होते हैं, सबसे उच्चतर उपभोक्ता होते हैं। देखिए समझते हैं, खास भूमि परितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। देखिए पहले घास उत्पादक होती है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, जैसे टिड्डा और हिरण होते हैं, यह घास खाते हैं। और देखिए द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, जैसे मेढक भेड़िया होते हैं, ये सभी द्वितीयक होते हैं। और देखिए सबसे उच्चतर जो होते हैं तो वह हो जाएंगे, देखिए जैसे शेर, बाज, यह सबसे उच्चतर मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है तो वह हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा, जो पृथ्वी के सबसे पास होता है। देखिए समझते हैं, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है। यह पृथ्वी की सतह से सबसे करीब स्थित होता है, जिस पर हम रहते हैं, जहां हम सांस लेते हैं। देखिए मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, जैसे बादल, बारिश, कोहरा होती है। इस परत में सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जैविक संसाधनों का संरक्षण और उनके प्रयोग से होने वाले लाभों का समान विवरण सुनिश्चित करना होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया में पर्यावरण में सहायक होती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जैविक खेती होती है, जो पर्यावरण में सहायक होती है। देखिए समझते हैं, जैविक खेती होती है तो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, क्योंकि इसका क्या कारण है, इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक खाद और जैविक विधियों का प्रयोग किया जाता है। और देखिए इसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और जल वायु प्रदूषण कम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है अम्लीय वर्षा। तो याद रखिएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करिए, ताकि आपका देखिए निकल जाए यूपी टेट। नहीं तो देखिए इतने दिनों के बाद आ भी रहा है, अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना हो सके अभी से मेहनत करके पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, तो ऐसे कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे से पढ़िए। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला 1972 में किया गया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था तो 1972 ईस्वी में।
देखिए, भारत में वन्य जीवों की रक्षा और उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था। देखिए, बहुत अच्छी क्लास है। अगर आप लोग ऐसे डेली देखते रहें तो आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सौर स्थिरांक कहलाती है। देखिए, समझते हैं, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर सूर्य की किरणें के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति इकाई समय में प्राप्त होने वाली ऊर्जा विकिरण की मात्रा और स्थिरांक कहा जाता है, सौर स्थिरांक कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था? तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएसएसआर से लिया गया था। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान से लिए गए थे। और देखिए, इसे 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF से क्या आशय है? तो WWF से क्या आशय है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से संबंधित है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं, WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो प्रकृति और उसके विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। यह विश्व भर में 1000 से अधिक परियोजनाओं को समर्थन करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो वह हो जाएगा, उत्तराखंड में है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फूलों की घाटी अवस्थित है तो वह हो जाएगा उत्तराखंड में। देखिए, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न प्रकार के जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो भारत में कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण के लिए मापन से संबंधित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। तो जो आपका एजेंसी है वह प्रदूषण मापन से संबंधित है। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह भारत का शीर्ष वैधानिक संगठन है जो जल और प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। यह देश भर में वायु और जल की गुणवत्ता की निगरानी मापन करता है और प्रदूषण मानकों को निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, एंडीज में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कोटोपाक्सी विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सपांगो नदी जानी जाती है तो भारत में? तो तिब्बत की सपांगो नदी जानी जाती है भारत में, वह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो वह हो जाएगा एम्स्टर्डम में स्थित है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। यह एक वैश्विक पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी और यह 55 से अधिक देशों
में सक्रिय है, जो जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई जैसे मुद्दों पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो निम्न में से कहाँ आर्सेनिक जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या सबसे गंभीर है, जिसमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट के ढक्कन शुष्क हैं क्योंकि इसका क्या कारण है? तो वह हो जाएगा रेन शैडो के प्रभाव से। यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पश्चिमी घाट एक अवरोध की तरह कार्य करते हैं। अरब सागर से आने वाली नमी युक्त मानसूनी हवाएं जब पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है, जिससे वे पश्चिमी तट और घाटों के पश्चिमी ढलान पर भारी वर्षा कराती हैं। जब ये हवाएं घाटों को पार करके ढक्कन के पठार पूर्वी ढलान को पहुंचती हैं तो उसमें नमी बहुत कम रह जाती है। इसी कारण ढक्कन का पठार वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शैडो एरिया के प्रभाव के अंतर्गत आता है और वहां बहुत कम वर्षा होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, राष्ट्रगान के रचयिता हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी इसकी रचना। और देखिए, पहली बार गाया गया था, तो इसे पहली बार सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो वह हो जाएगा, देखिए, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो याद रखिएगा। देखिए, गायन की अवधि है तो राष्ट्रगान को पूरा करने में लगभग लगता है तो वह 52 सेकेंड का समय लगता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। तो बायोमैग्निफिकेशन, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ है खास श्रृंखला में आगे बढ़ने के साथ साथ किसी विषैले पदार्थ जैसे कीटनाशक, भारी धातुएं आदि की सांद्रता का धीरे धीरे बढ़ते जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो वह हो जाएगा कवक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, जो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। देखिए, समझते हैं। देखिए, जैव मंडल के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक होते हैं। देखिए, जैविक घटक में इनमें सभी जीवित जीव शामिल होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और सूक्ष्म जीव जैसे कवक और बैक्टीरिया भी होते हैं। और देखिए, कवक होते हैं। कवक एक सजीव जीव हैं जो अपघटक के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह जैविक घटक की श्रेणी में आता है, ना कि अजैविक। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 को किन दो के मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता किन के दो के मध्य हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था लखनऊ समझौता 1916 को। देखिए, समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक संगठन था, जिसके तहत दोनों दल ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की मांग करने लगे और संवैधानिक सुधारों पर सहमत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो वह हो जाएगा गुजरात में है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जंगली गधों का अभ्यारण्य भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात के
कच्छ के छोटे रण में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है जो मुख्य रूप से लुप्त प्राय भारतीय जंगली गधों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो कार्बन डेटिंग कौन सा संदर्भित करता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का मापन करता है। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका कमेंट करके इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो देखते हैं कितने लोग सही ऑप्शन बता पाते हैं। तो देखिए डेली ईवीएस की क्लास आपकी चलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईवीएस आपका पेपर 1 में पूछा जाता है, जो 30 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं आपको सभी कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।